हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 यानी कि द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की चर्चा करेंगे। हम इसमें इसे इसी रूप में देखेंगे जिस रूप में ये था। बाद में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, अनुसूची आदि में अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु अभी हम इस अधिनियम को उसी रूप में देखेंगे जिस अधिरूप में वो था। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 10 सितंबर 2013 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। लेकिन जब से इसको प्रवृत्त माना जाता है, जब से इसको प्रभावी माना जाता है, वो डेट ये नहीं है। ये प्रवृत्त हुआ यानी प्रभावी हुआ 5 जुलाई 2013 से, और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत में है। हर अधिनियम में एक चीज कॉमन है कि पहली जो धारा होती है वो उसके संक्षिप्त नाम एवं विस्तार से संबंधित होती है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का संक्षिप्त नाम हम जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात हो रही है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है। तो नाम, संक्षिप्त नाम और विस्तार हर अधिनियम में धारा 1 में होती है, धारा 2 में होती है परिभाषाएं। तो हम देख रहे हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में सबसे पहला जो है धारा 1, जिसमें संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। तो संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, विस्तार संपूर्ण भारत। और अब धारा 2 देखते हैं परिभाषाएं। हर अधिनियम में बहुत सी टेक्निकल टर्म्स की परिभाषाएं दी होती है। हम सारे टर्म्स को नहीं देख पाते, तो कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं होती हैं उनको हम देखते चलते हैं। जैसे आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के बारे में हम जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, पर इसकी परिभाषा जो है वो दी गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। तो आंगनबाड़ी से तात्पर्य ऐसे बाल देखभाल एवं विकास केंद्र से है जो ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के तहत, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत जो केंद्र स्थापित किए गए या उस समय की बात में 2013 की बात में किए जाएंगे, ऐसे जो बाल देखभाल, केयर और विकास केंद्र हैं, उन्हें कहा जाएगा आंगनबाड़ी। ICDS के तहत स्थापित बाल देखभाल व विकास केंद्र, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये हैं आंगनबाड़ी। सेंट्रल पूल, इसका उल्लेख जो है जब भी मंडी और धान उपार्जन आदि से संबंधित घटनाओं का जिक्र आता है तो सेंट्रल पूल के बारे में अक्सर ये आता है। सेंट्रल पूल जो है वो अनाज का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक? अनाज का वह स्टॉक जो केंद्र सरकार, वह स्टॉक जो केंद्र या राज्य सरकार जो है, केंद्र या राज्य सरकार
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, उपार्जित करती है मंडियों से वो स्टॉक। इसके अलावा जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें आती है, इसको हम लोग बार बार जो है टीपीडीएस के नाम से इसका उल्लेख करेंगे, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। जब जब टीपीडीएस हम लिखेंगे आप समझ जाइएगा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो रही है। तो टीपीडीएस और अन्य स्कीम के अंतर्गत, अन्य योजनाओं या आपदा राहत, आपदा राहत आदि के आवंटन के लिए जो सरकार रखेगी, तो वो स्टॉक, अनाज का वो स्टॉक जो केंद्र, हालांकि इसको केंद्र सरकार ही उपार्जित करती है राज्य सरकारों के माध्यम से, तो एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो उपार्जित करती है, अभी जैसे चल रहा है मंडियों में। उसके अलावा टीडीपीएस के लिए और जो भी योजनाएं हैं उनके लिए, या फिर आपदा के समय के लिए जो भी स्टॉक रखती है सरकार, इसके अलावा भी जो स्कीम्स हैं अन्य योजनाओं के लिए, अन्य योजनाओं हेतु आरक्षित, ये पूरा जो स्टॉक है ये स्टॉक कहलाता है सेंट्रल पूल। तो ध्यान देंगे, सेंट्रल पूल, सेंट्रल पूल में हर साल जो है किस स्टेट से कितना धान उठाएगी या अनाज उठाएगी, इसका निर्धारण जो है होता है। केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि किस प्रकार से आपदा परिस्थितियों में या दूसरे जो स्कीम्स हैं उनके लिए कितने अनाज की जो है आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो कहलाता है सेंट्रल पूल। पात्र गृहस्थ, इसका जो है बार बार आएगा, पात्र गृहस्थ, यानी कि चूंकि हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, तो अफोर्डेबल कीमत पर यानी कम कीमत पर जो है खाद्य सुरक्षा लोगों को उपलब्ध कराई जानी है, तो उसके लिए कौन पात्र होंगे, उन्हें हम कह रहे हैं पात्र गृहस्थ। गृहस्थ या फिर इसको आप परिवार कहें तो ज़्यादा ठीक है, हम लोग सामान्य तौर पर परिवार कहते हैं, यानी एलिजिबल हाउस होल्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो कौन होंगे कि जो पात्र गृहस्थ होंगे वो या तो प्रायिकता वाले गृहस्थ होंगे जिनको इस बाबत जो है चुना हुआ होगा, या फिर अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रायिकता वाले गृहस्थ होंगे, प्रियोरिटी वाले हाउस होल्ड्स, या फिर अंत्योदय योजना, क्योंकि इससे पहले 2013 से पहले ही अंत्योदय योजना चल रही थी, तो अंत्योदय योजना में कवर, दोनों ही तरीके से जो गृहस्थ चुने जाएंगे, राज्य सरकार चुनेगी, इसकी व्यवस्था अधिनियम में है, तो वो जो है पात्र गृहस्थ कहलाएंगे। उचित मूल्य की दुकान, उचित मूल्य की दुकान का सामान्य अर्थ हम समझते हैं ऐसा कोई दुकान जिसको टीडीपीएस के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लाइसेंस दिया गया हो, वो कहलाएगी उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान, तो साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे ये सब चीजें जो हम बोल रहे हैं उनकी परिभाषा जो है कौन से अधिनियम में दी गई है। अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप जिसे हम कहते हैं, उचित मूल्य की दुकान को जो लाइसेंस दिया जाना है, ध्यान देंगे, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं दिया जाना है। उचित मूल्य की दुकान को जो लाइसेंस दिया जाना है वो
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत दिए जाने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु लाइसेंस प्राप्त है। ऐसे दुकान को हम कहेंगे उचित मूल्य की दुकान। एमएसपी जो हम कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में आप जानते भी हैं कि जिस मूल्य पर वो न्यूनतम मूल्य जो केंद्र द्वारा समर्थित है और जिस मूल्य पर केंद्र या राज्य सरकार जो है मंडियों से धान का उपार्जन करती है, धान का जो है क्रय करती है, वो कहलाती है एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक इंपॉर्टेंट टर्म है सामाजिक संपरीक्षा। सोशल ऑडिट जिसे हम कहते हैं, सामाजिक संपरीक्षा, इसकी अवधारणा जो है दी गई है इसी के धारा 2 में, जहां पर परिभाषाएं दी गई है। तो सोशल ऑडिट का क्या मतलब है कि जनता द्वारा ऑडिट। सामान्य तौर पर जो ऑडिटर हैं राज्य या केंद्र सरकार के अधीन, वो तो ऑडिट करते ही हैं। इसके अलावा सरकार की कोई जो योजना चल रही है उसको जो भी लोकल बॉडीज है, जो भी स्थानीय निकाय है या कोई अन्य इकाई जिसको केंद्र सरकार जो है प्राधिकृत करे या राज्य सरकार प्राधिकृत करे, उनके द्वारा अगर ऑडिट कराया जाता है तो वो कहलाता है सोशल ऑडिट या सामाजिक संपरीक्षा। यानी जनता द्वारा किसी कार्यक्रम या स्कीम का, किसी कार्यक्रम या योजना का ऑडिट, यानी उसका मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करना, ये कहलाता है सोशल ऑडिट। तो ये इंपॉर्टेंट है। सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में दी गया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को जान लेना था कि इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। तो ये जो अधिनियम है उसके टाइटल के ठीक नीचे पर जो है मोटे अक्षरों में इसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि खाद्य सुरक्षा, जो जनसाधारण है उसको गरिमामय यानी आदर सहित गरिमामय जीवन व्यतीत करने हेतु अफोर्डेबल प्राइसेस पर, यानी समर्थित मूल्य पर या फिर कम कीमत पर जो है अनाज आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराना। एक चीज कि उनको जितना अनाज चाहिए कम कीमत में उतनी उपलब्ध कराना। दूसरा कि जो खाद्य है, मानव जीवन चक्र में जो खाद्य और पोषण चाहिए जितना, उसकी सुरक्षा संबंधी उपबंध करना। दोनों चीजें, एक तो जो है उपलब्ध कराना कम कीमत पर खाद्य जो है लोगों को, और दूसरा ये उपबंध करना यानी ऐसा अधिनियमित करना, ऐसा नियम में लिख के जाना कि इसकी सुरक्षा जो है ये अधिनियम आपको देता है। तो ये जो है इसका उद्देश्य है। चलिए अगला हम चलें अध्याय 2। अध्याय 2 में है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। खाद्य सुरक्षा हेतु उपबंध जो ये अधिनियम देता है। धारा 3 इंपॉर्टेंट है। धारा 3, तो धारा 3 में टीपीडीएस के तहत, टीपीडीएस ये शब्द बार बार आएगा, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जो पात्र हैं, पात्र गृहस्थ, हाउस होल्ड,
गृहस्थ के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर अन्न प्राप्त करने का अधिकार देता है धारा 3। सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। तो टीडीपीएस के अंतर्गत या फिर अंत्योदय योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत जो हितग्राही होते हैं, ध्यान देंगे, उनका चयन जो है राज्य सरकार करती है और उनको इसके बाबत यानी सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जो है कार्ड उपलब्ध कराती है, जिसे हम राशन कार्ड के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड के अलग अलग प्रकार और अलग अलग उनके रंग हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राशन कार्ड चल रहे हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके रंग क्या हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या लाभ मिल सकता है, कौन है लाभार्थी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, इसके बारे में जानकारी रखिए। तो खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार दे रहा है ये उपबंध, धारा 3 जो है। तब जो अधिनियम बना उसके अंतर्गत सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो तक के अनाज की व्यवस्था ये अधिनियम करता है। 5 किलो अनाज। और परंतु अंत्योदय योजना के अनुसार योजना के अंतर्गत 35 केजी प्रति परिवार प्रति माह, प्रति गृहस्थ प्रति माह, ये तो चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है। अंत्योदय जो कार्ड होता है उसमें प्रति परिवार जो है 35 किलो तक का खाद्यान्न ले सकते हैं। इसका उपबंध जो है धारा 3 करती है। इसके अलावा धारा 3 ये उपबंध करती है कि जो पात्र गृहस्थ हैं, पात्र गृहस्थ एलिजिबल हाउस होल्ड्स की हकदारियां, एंटाइटलमेंट, हकदारियां यानी एंटाइटलमेंट। तो अब सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, हितग्राहियों का चयन कर रही है कि इनको राशन कार्ड दिया जाना है। कितने लोगों को राशन कार्ड दिया जाना है, इसका निर्धारण जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी जो जनसंख्या है वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या, उनके कितने % लोगों को कार्ड दिया जाना है। तो इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि हकदारियां जो है ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का 75% तक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का 50% जो है विस्तारित की जाएंगी। ऐसा उपबंध ये अधिनियम करता है। अभी हालांकि सरकार जो है इसको कम करने के बारे में विचार कर रही है। और इसकी गणना कैसे करती है? ये जो पात्र गृहस्थ होंगे, जो ये 75% या 50% की बात कर रही है, उस समय जो भी आंकड़े उपलब्ध होते हैं जनसंख्या के, जैसे भी 2021 के जनगणना के आंकड़े जब होंगे तो 2021 के आधार पर, उसके पहले 2011 के जो आंकड़े थे तो 2011 के आंकड़ों के आधार पर जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके 75% लोगों को और शहरी जो जनसंख्या है उसके 50% लोगों को जो है इसका लाभ दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था धारा 3 में की गई है। खाद्यान्न में कौन कौन सी चीजें हैं इसके बारे में अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो केंद्र सरकार के
निर्देशानुसार खाद्यान्न के बदले गेहूं या फिर आटा भी दे सकती है। और ऐसा होता भी है वर्तमान में कि अगर आपको चावल नहीं चाहिए तो उसकी जगह पर आप गेहूं आदि भी ले सकते हैं, करा सकती है। ऐसा करने का उपबंध जो है धारा 3 में दी गई है। ये हुई धारा 3 की बातें। अगला हम देखते हैं धारा 4। धारा 4 में जो है गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, उनके खाद्य सुरक्षा की बात करती है। तो जिनका अभी हम बाद में देखते हैं कि आंगनबाड़ियों के माध्यम से जिनको पूरक पोषण आहार या फिर पोषण आहार जैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका उपबंध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 करती है। तो धारा 4 में है गर्भवती या शिशुवती, शिशुवती कहने के बजाय लैक्टेटिंग यानी स्तनपान कराने वाली महिलाएं। इसको सामान्य लोग से हम मानते हैं कि 6 माह तक का समय ऐसा। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के पोषाहार को पोषाहार सहायता ये जो है धारा 4 में दिया हुआ है। तो इसके बारे में ध्यान देंगे। किनके माध्यम से? तो पोषाहार सहायता जो है उपलब्ध करानी है इसके अंतर्गत। एक तो जो है गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म के पश्चात जो है शिशु जन्म के गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म के पश्चात आंगनबाड़ियों के माध्यम से निःशुल्क आहार, इसके अलावा अलग अलग किस्तों में जो प्रसूति जो हुआ है जिस महिला का, उसको कम से कम 6000 की व्यवस्था, ये व्यवस्था भी जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम करती है। यानी कम से कम 6000 की रुपए 6000 की किस्तों में दिया जाना है। किस्तों में प्रसूति फायदा। तो जो प्रसूति होता है उसको कम से कम 6000 का फायदा हो, यानी 6000 रुपए दिए जाएं अलग अलग किस्तों में। ये दो उपबंध जो है धारा 4 में की गई है गर्भवती शिशुवती यानी स्तनपान करने वाली महिलाओं को खाद्य सुरक्षा देने के लिए। इसमें यह हो सकता है कि ऐसे किसी अन्य योजना के माध्यम से अगर ऐसा इसी प्रकार का लाभ यदि हितग्राहियों को मिल रहा हो, यानी गर्भवती या शिशुवती महिलाओं को, तब वो जो है इसकी हकदार नहीं होंगी। अदरवाइज इनको जो है शिशु जन्म पश्चात आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क आहार, इसके अलावा पूरक पोषण आहार आदि भी दिया जा रहा है, और 6000 की कम से कम रुपए 6000 की प्रसूति सहायता दी जानी है। इसका उपबंध ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम करती है। चलिए चलते हैं धारा 5। तो आप इन धाराओं को जो है क्रम से भी याद कर सकते हैं। जैसे धारा 3 में हमने देखा सामान्य जन सामान्य या सामान्य जो परिवार हैं उनके लिए पोषण एवं खाद्यान्न की सुरक्षा का प्रबंध जो है किया जा रहा है। धारा 4 में जो है ये जो
गर्भवती शिशुवती महिलाएं हैं उनके खाद्य सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का। उसके आगे हम चलें तो धारा 5 में जो है, धारा 5 में बच्चों की पोषण सुरक्षा का उपबंध किया जा रहा है। 4 में शिशुवती गर्भवती महिलाएं, धारा 5 में बच्चों को पोषण सहायता, बच्चों को पोषण सहायता किस तरीके से, और ये बच्चे कहने का मतलब है का 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चे। तो इसमें एक तो ये है कि 6 माह से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो आंगनबाड़ी में ही इनकी देखरेख की जाती है। तो पहला ये कि 6 माह से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाना। फिर दूसरा कि जो कक्षा 8 या फिर कक्षा 8वीं या फिर इसी को हम कह रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, बच्चों को जो स्थानीय निकायों के स्कूल या सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, एड प्राप्त स्कूल जो हैं वहाँ पढ़ते हैं, उनको दोपहर का भोजन दिया जाना जिसको हम मिड डे मील कहते हैं, प्राप्त स्कूलों में पढ़ते हैं, छुट्टी के दिन को छोड़कर, अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन दोपहर का आहार दिया जाएगा। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक का इस प्रकार से व्यवस्था हो गई। आंगनबाड़ी में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की व्यवस्था हो गई। और धारा 5 में ही फिर ये व्यवस्था है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी या स्कूल में स्वच्छ जल और खाना बनाने की सुविधा होगी। आंगनबाड़ी एवं स्कूल में स्वच्छ पेयजल एवं खाना पकाने की सुविधा हुआ करेगी। तो रसोई घर और रसोइये जो हैं होते हैं आजकल हर स्कूल और आंगनबाड़ी में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्रों में जैसा हर स्कूल में, हर आंगनबाड़ी में खाने पकाने की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि केंद्रीकृत एक सेंट्रल जो है रसोई घर होता है जहाँ से खाना बच्चों में वितरित होता है अलग अलग स्कूलों में जाकर। तो उसकी व्यवस्था भी जो है इसमें दी गई है, इसी में दी गई है। यानी नगरीय क्षेत्रों में केंद्रीकृत रसोई किसी एक जगह पे जो है रसोई हो, वहां पर उस क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं उनके लिए खाना बने और उसके बाद टाइम पर जो है उनको सप्लाई कर दिया जाए। तो ये सब की व्यवस्था जो है धारा 5 में दी गई है। धारा 4 में शिशुवती गर्भवती महिलाओं को देखा, धारा 5 में बच्चों
कुपोषण के बारे में देखा। धारा 6 में हम देखते हैं तो बाल कुपोषण निवारण की व्यवस्था जो है की गई है। धारा 6 ये है बाल कुपोषण का निवारण एवं प्रबंध। क्या व्यवस्था की गई है कि आंगनबाड़ियों के माध्यम से कुपोषित बच्चों की पहचान और इस हेतु अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें बच्चों की पहचान करके उनको जो है स्वास्थ्य सेवाएं, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार आदि दिए जाते हैं कि पहचान और निशुल्क भोजन, ये जो है आंगनबाड़ियों के माध्यम से दिया जाता है। इसकी व्यवस्था धारा 6 में करके गई है। धारा 7 है योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित। धारा 7 योजनाओं का क्रियान्वयन, इनके बाबत, इन सारे उद्देश्यों के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी उनका क्रियान्वयन, योजनाओं का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट करना। तो धारा 4, 5 और 6 में जो भी हकदारी दी गई है, उसके जो भी अधिकार दिए गए हैं, एंटाइटलमेंट दिए गए हैं, जो भी हितग्राही हैं, उनके लिए राज्य सरकार जो है केंद्र के निर्देशानुसार योजनाएं बना सकती है। इसकी व्यवस्था धारा 7 में दी गई है कि धारा 4 में हमने देखा गर्भवती शिशुवती महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा है। धारा 5 में जो है बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के, और धारा 6 में जो कुपोषित बच्चे हैं। तो धारा 4, 5, 6 में जो हकदारी दी गई है, एंटाइटलमेंट में दी गई हकदारियों, इंग्लिश में इसको एंटाइटलमेंट बोलते हैं, के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशन में निर्देशानुसार जो है योजनाएं बना सकती है। तो योजना बना सकने की शक्ति दी गई है धारा 7 में राज्य सरकारों को। इन योजनाओं में केंद्र और राज्य का व्यय क्या होगा उसकी भी व्यवस्था दी गई है कि ये तय कर सकेंगे कि केंद्र सरकार इस योजना का कितना व्यय करेगी और राज्य सरकार कितना वहन करेगी। अगला हम देखते हैं अध्याय 3, खाद्य सुरक्षा भत्ता। अध्याय 3 में दी गई है खाद्य सुरक्षा भत्ता। खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी कारण से राज्य सरकार यदि हितग्राहियों तक, जो भी हकदारी रखते हैं, उन तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा पाती तो उन्हें इसके मूल्य का जो है भत्ता देना पड़ेगा, इसका मूल्य उन्हें देना पड़ेगा जो है, यानी खाद्यान्न न दे पाने की स्थिति में भत्ता देना पड़ेगा। भत्ता मतलब उसका मूल्य देना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था करती है धारा 8। धारा 8 जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने की व्यवस्था करती है। धारा 3 में इतना ही है खाद्य सुरक्षा भत्ता के बारे में। अगला हम देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 से प्रारंभ होता है कि जो लाभार्थी हैं उनकी पहचान कैसे की जाए।
अध्याय 4 है संबंधित पात्र गृहस्थियों की पहचान से। पात्र गृहस्थियों की पहचान जो है राज्य सरकार किया करेगी, किया करती है। हालांकि इसका उपबंध जो है इस अधिनियम में दिया गया है। तो धारा 9 के अनुसार धारा 9 में इसकी व्यवस्था की गई है। जैसा हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में 75% हो सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में जो 50% जनसंख्या है वो पात्र हो सकते हैं, इसकी व्यवस्था दी गई थी। तो इसका जो निर्धारण है, जनसंख्या का प्रतिशत का जो निर्धारण है, केंद्र सरकार तय करती है। किसके आधार पर? यानी टीडीपीएस, टीपीडीएस के अंतर्गत ग्रामीण या शहरी जनसंख्या प्रतिशत का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। जो भी उस समय प्राकलित जनसंख्या के आंकड़े हों, प्राकलित मतलब एस्टिमेटेड जनसंख्या के जो भी आंकड़े हों उनके द्वारा जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तो धारा 9 जो है ये अधिकार दे रहा है कि टीडीपीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो ग्रामीण शहरी जनसंख्या के हितग्राही आएंगे वो कितने % हो सकते हैं, उसका निर्धारण जो है करती है केंद्र सरकार। अगला हम देखते हैं धारा 10। अध्याय 4 हम देख रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पात्र गृहस्थों यानी हाउस होल्ड्स की पहचान कैसे की जाए। धारा 9 में हमने देखा कि केंद्र सरकार जो भी जनसंख्या के प्राकलित आंकड़े होंगे, एस्टिमेटेड आंकड़े होंगे, उनके आधार पर शहरी या ग्रामीण जनसंख्या के कितना % जो है वो हितग्राही होंगे उसको तय करेगी, कितने व्यक्ति जो होंगे उसको तय करेगी। अब धारा 10 में राज्य सरकार जो है उनकी पहचान करेगी, हितग्राहियों की पहचान। ये धारा 10 में दिया गया है। धारा 10 में राज्य सरकार अतिशीघ्र पर किसी भी हालत में जो अधिनियम जब से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने के 365 दिवसों के अंदर के भीतर जो है क्या करेगी, एक तो जो है अंत्योदय के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की पहचान, और दूसरा बचे हुए जो हितग्राही होंगे उनको टीपीडीएस के तहत कवर करने का काम जो है ये राज्य सरकार को अधिनियम जब से लागू होगी यानी लागू हुई उस समय के लिए उसके 1 साल के भीतर जो है करना था। ये व्यवस्था है धारा 10 में। धारा 11 में क्या है कि जो भी पात्र परिवार होंगे उनकी जो सूची होगी उसको प्रकाशित करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए, पब्लिक डोमेन में। धारा 11 संबंधित है पात्र परिवारों यानी गृहस्थियों यानी हाउस होल्ड्स की सूची का प्रकाशन
या प्रदर्शन, तो इसको जो है पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। पब्लिक डोमेन में यानी कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी इसकी जांच कर सकता है। इस हेतु पब्लिक डोमेन से सामान्य रूप से हमारा तात्पर्य है आजकल के दिनों में कि कंप्यूटर में रखा जाएगा, ऑनलाइन आप देख सकते हैं उसमें कौन जो है पात्र हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी छिपाने लायक नहीं रहेगा कि गलत अपात्र व्यक्तियों को जो है उनमें चुन दिया गया हो। तो पारदर्शिता रहेगी, इसके लिए धारा 11 में व्यवस्था है। फिर आते हैं अध्याय 5 पर। अध्याय 5 संबंधित है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार से, यानी जो लक्षित डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार से संबंधित अध्याय 5, उसके अंतर्गत धारा 12 ये उपबंध करती है 11 हम देख चुके कि पात्र परिवारों का जो है पब्लिक की सूची जो है पब्लिक डोमेन में रखी जाए, इसकी व्यवस्था, पारदर्शिता की व्यवस्था धारा 11 करती है। धारा 12 में जो है यह है कि केंद्र या राज्य सरकार जो है, पहला केंद्र राज्य सरकार जो है, सरकारें टीपीडीएस में सुधार करेंगी, ये उपबंध है। और दूसरा, इसमें सुधारों में क्या शामिल होगा वो दिया गया है। क्या सुधार की बात हो रही है? सुधारों में शामिल होगी, क्या क्या सुधार हो सकता है, उसमें क्या क्या शामिल होंगे। पहला तो जो है डोर स्टेप डिलीवरी, यानी द्वार तक पहुंचाना। किसके द्वार तक? डोर स्टेप डिलीवरी। ये बात हो रही है कि जो उचित मूल्य की दुकान है उसके संदर्भ में, उचित मूल्य की दुकान तक खाद्यान्नों को पहुंचाना जो है ये सरकार का दायित्व होगा, यानी सुधारों में ये शामिल होगा। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कंप्यूटरीकरण, या फिर डिजिटलीकरण, ताकि जितने भी जो डेटा वगैरह हैं वो कंप्यूटर में रखे जा सकें। पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे काम में एफिशिएंसी आएगी, इसका प्रयोग किया जाए, ये सब सुधार में शामिल है। फिर आधार एवं बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो सहायता पहुंच रही है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। और उचित मूल्य की जो दुकानें होंगी, उचित मूल्य की दुकानें, उनका जो प्रबंधन है वो लोकल बॉडी कोई करे, ऐसी व्यवस्था। उचित मूल्य की दुकानों हेतु पंचायत है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या जो महिला समूह है, उनको प्राथमिकता दी जाए। इन सब की व्यवस्था जो है धारा 12 करती है टीपीडीएस सिस्टम में सुधार की। इसके अलावा जो वितरित खाद्यान्न है उसमें समय के अनुसार विविधता हो, यानी कि एक ही टाइप का खाद्यान्न जो है पूरे समय वितरित होता रहे, उससे अच्छा जो है उसमें कुछ मिक्स किया जाए समय के अनुसार या ऋतु के अनुसार। यानी वितरित खाद्यान्नों में विविधता। इसके अलावा खाद्यान्न के बदले, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा, राज्यों को अधिकार होगा कि वो जो है
आटा या फिर गेहूं दे सकते हैं, तो वैसे ही इसके अलावा भी जो है अगर नगद में कुछ देना हो, खाद्यान्न ना दे करके, जैसे फूड कूपन दिया जा सकता है या फिर नगदी दिया जाना हो, तो ऐसा भी किया जा सकता है। टीपीडीएस में सुधार लाने के लिए ये जो है इसकी व्यवस्था करता है धारा 22। खाद्यान्न के बदले नगदी या फिर फूड कूपन देने जैसी योजनाएं लागू की जा सकती हैं। इसकी व्यवस्था करती है धारा 12। चलिए, अध्याय 6 संबंधित है महिला सशक्तिकरण से। महिला सशक्तिकरण, और महिला सशक्तिकरण है तो क्या किया गया है, ये है धारा 13 में उपबंध जो है धारा 13। ध्यान देंगे, धारा 13 के अंतर्गत ये है कि जो पात्र गृहस्थ यानी जो हाउस होल्ड है, जो परिवार है की मुखिया राशन कार्ड के लिए, भाई राशन कार्ड हेतु, ध्यान देंगे, क्लियर कर देते हैं, और किसी चीज के लिए नहीं, राशन कार्ड पाने के लिए जो मुखिया होगी, पात्र गृहस्थ की मुखिया 18 प्लस आयु की वरिष्ठ महिला सदस्य होगी। इसका मतलब समझेंगे कि घर में अगर कोई 18 प्लस आयु की यानी बालिग महिला सदस्य यदि है परिवार में, और एक से अधिक हैं, तो उनमें जो भी सबसे बड़ी महिला सदस्य होगी वो राशन कार्ड में घर की मुखिया होंगी। भले ही उससे बड़े पुरुष गृहस्थ जो हैं वहां पर हों, पुरुष जो सदस्य हैं हों, लेकिन अगर घर में 18 प्लस की कोई महिला सदस्य है तो उनमें जो सबसे बड़ी महिला सदस्य है वो राशन कार्ड की मुखिया होंगी। ये है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। इसमें एक कंडीशन ये हो सकता है कि महिला हो परंतु वो 18 प्लस की ना हो, यानी नाबालिग हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी वरिष्ठ पुरुष सदस्य होगा वो मुखिया होगा तब तक जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। जैसे ही वो बालिग होगी उसे जो है राशन कार्ड में मुखिया बना दिया जाएगा। ये व्यवस्था है अध्याय 6 महिला सशक्तिकरण धारा 13। ध्यान देंगे। अध्याय 7 पर चलते हैं। शिकायत की जो प्रणाली है, शिकायत निवारण प्रणाली। शिकायत निवारण प्रणाली यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, इंग्लिश में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। तो अब इस अधिनियम के किसी उपबंध को तोड़े जाने की शिकायत अगर मिलती है कि जो पात्र गृहस्थ हैं उनके द्वारा उनको जो है कोई लाभ नहीं मिल सका, इस प्रकार की अधिनियम की किसी भी धारा उपधारा के तोड़े जाने की शिकायत अगर मिलती है तो किस तरीके से उन शिकायतों का निवारण होगा, इसकी व्यवस्था दी गई है अध्याय 7। उसमें आंतरिक शिकायत प्रणाली दी हुई है धारा 14 में। आंतरिक शिकायत निवारण का मतलब क्या है? आंतरिक शिकायत निवारण कि इसी तंत्र के अंतर्गत यही जो सिस्टम है जो आपके टीपीडीएस आदि देख रही है, उसी के अंतर्गत ही उन्हीं के कर्मचारियों के द्वारा जो है आपकी शिकायत का निवारण हो जाए। ये कैसे होगा? तो ये कॉल सेंटर्स के द्वारा, आंतरिक की विभाग ही जो है इसके लिए कॉल सेंटर या फिर हेल्पलाइन दे दे या फिर जो है अपने नोडल अधिकारी
इसके बाबत शिकायतों के लिए जो है नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे, यानी इंटरनली जो ये विभाग है, विभाग ही जो है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे, या फिर कॉल सेंटर या फिर हेल्पलाइन जारी कर दे। इसकी व्यवस्था दी गई है धारा 14 में। धारा 15 में अगर अब शिकायत जो है आपके आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली से नहीं होती, तब जो है जिले में एक डीजीआरओ, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार व्यवस्था, ये जो अधिकारी हैं इसकी नियुक्ति करेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा इसकी जो भी अर्हताएं होंगी, अर्हताएं, इसके लिए क्या जो है अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं चाहिए, इसकी क्या शक्तियां होंगी, इसके लिए क्या नियम होंगे, इसकी पदावधि क्या होगी, इसके जो है वेतन भत्ते क्या होंगे आदि राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तो नोडल अधिकारी से, हेल्पलाइन से अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तो आप चले गए डीजीआरओ के पास, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास। अगर डीजीआरओ यानी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास भी आपका समस्या का समाधान नहीं होता, या जो आदेश उन्होंने दिया उससे आप संतुष्ट नहीं है, तब इसकी अपील की जा सकती है। कहां? एक राज्य आयोग हुआ करेगी, यानी डीजीआरओ के आदेश के विरुद्ध अपील ये अपील की जा सकेगी राज्य आयोग में, जिसकी व्यवस्था करता है धारा 16। धारा 16 राज्य आयोग, राज्य आयोग या राज्य खाद्य आयोग, इसकी व्यवस्था है धारा 16 में। पिछले कुछ एक अधिनियमों से हम देखते आ रहे हैं कि जो भी आयोग या फिर परिषद या प्राधिकरण आदि की जो स्थापना है वो सरकारें अधिसूचना जारी करके करती हैं। तो राज्य आयोग की भी जो स्थापना है ये राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके कर सकती है। इसकी बाबत अधिसूचना जारी कर इसकी स्थापना कर सकती है। कौन कौन होंगे इसमें? तो एक तो जो है एक अध्यक्ष हुआ करेंगे प्लस 5 सदस्य होंगे, और एक जो है सदस्य सचिव हुआ करेगा, सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी। और ये जो सदस्य सचिव होंगे वो राज्य के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। के अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जो होंगे वो सदस्य सचिव होंगे, एक अध्यक्ष 5 सदस्य। इन अध्यक्ष और 5 सदस्यों में कम से कम एक महिला, 2 महिला सदस्य होंगी, कम से कम 2 महिला सदस्य, सदस्य या फिर अध्यक्ष भी जो है महिला हो सकती हैं। इस आयोग में कम से कम 2 महिला होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कम से कम एक एससी सदस्य या अध्यक्ष शेड्यूल्ड कास्ट और एक जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब इस आयोग में होने चाहिए। अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति जो है किन से की जा सकती है? अध्यक्ष या सदस्यों की जो नियुक्ति है वो निम्न में से की जा सकती है।
यानी कौन लोग हैं जो हैं जिनसे जो है अध्यक्ष या फिर सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। तो पहला कि वो जो है आईएएस हों, लोक सेवा आयोग के हों या फिर राज्य सेवा आयोग के सदस्य हों या रह चुके हों। यानी वर्तमान में हों या फिर रिटायर्ड हों। और जिस मामले की बात की जा रही है, देखिए उसको पूरा नहीं लिखेंगे, यानी खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों की बात हो रही है, तो खाद्य सुरक्षा या पोषण आदि से संबंधित मामलों में जो है इनको अनुभव हो, तो संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो। यानी राज्य या फिर लोक सेवा के तो हों, लेकिन इस मामले में, जिस मामले की बात की जा रही है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित, पोषण आदि से संबंधित, उस क्षेत्र में जो है इनको अनुभव हो। एक दूसरा, इस सार्वजनिक जीवन के ख्याति प्राप्त व्यक्ति, इनको भी जो है इन मामले में अनुभव हो। इसके अलावा जो है, अगर ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति नहीं भी हैं, लेकिन इन विषयों पर या जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र पर अगर उन्होंने कोई प्रामाणिक रिसर्च किया हुआ है, कुछ अनुसंधान वगैरह किए हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने का प्रामाणिक रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति, ये जो है इसके सदस्य या फिर इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। इनकी जो पदावधि हुआ करेगी, राज्य आयोग के सदस्यों की जो पदावधि होगी वो होगी 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आ जाए, या तो 65 वर्ष की आयु पहले आ जाए तब उनको पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर जो है 5 वर्ष तक वो रहेंगे। अच्छा, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अगर आयु बची हो, पुनर्नियुक्ति जो है संभव है। एक से अधिक कार्यकाल के लिए भी ये जो है चुने जा सकते हैं। कार्य क्या होगा इनका, इस आयोग का क्या कार्य होगा? सबसे पहले तो जो है देख रहे हैं कि जिला डीआरजीओ के आदेश के विरुद्ध अगर कोई अपील आ रही है तो उसको देखना, के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई, ये जिस अधिनियम की हम बात कर रहे हैं उसके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, इसके अलावा मूल्यांकन, ये जो है इसका काम है। राज्य सरकार को सलाह देगी इसके हिसाब से, अपने मॉनिटरिंग मूल्यांकन के हिसाब से राज्य सरकार को सलाह, और जो है ये वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी
एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर विधायिका को देगी, राज्य विधायिका को। तो राज्य सरकार को सलाह से संबंधित केवल राज्य सरकार नहीं है, उसके अंतर्गत राज्य में और भी जो एजेंसीज वगैरह काम कर रही हैं इसी चीज़ के लिए, इसी अधिनियम के संबंध में, एनजीओ वगैरह अगर कोई काम कर रही हैं तो उनको सलाह देना, ये सब भी जो है राज्य आयोग के कार्य हैं। राज्य आयोग के जो वेतन भत्ते हैं ऑब्वियसली राज्य सरकार देगी। जो भी उसके सदस्य या अध्यक्ष हैं उनको उनके पद से हटाया जा सकता है यदि ये सारे आयोगों, सारे परिषदों में एक समान है। ध्यान देंगे किन किन कंडीशंस में उनको जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। पहला, लाभ का मामला ना बनता हो कि उस पद पर रहते हुए यदि वो कोई वित्तीय लाभ ले रहे हो। दूसरा, पद की जो गरिमा है, जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, उसको नष्ट ना करें। पद के अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ घोषित ना कर दिए जाएं या दिवालिया वगैरह घोषित कर दिए जाएं। इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसी किसी भी कार्रवाई करने से पूर्व उनको सुनवाई का पर्याप्त समय दिया जाता है। अब हम देखते हैं शिकायत निवारण प्रणाली के तहत ही कि सरकारें जो हैं, राज्य सरकार, इसने जो आयोग बनाया है उसके अधिकारों को वो किसी दूसरे बॉडी को, किसी दूसरे आयोग को भी दे सकता है इसी कार्य के लिए। धारा 18 क्या उपबंध करता है ये कि राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार किसी अधिसूचना द्वारा, आयोग की शक्तियों को, या ऐसा नहीं कहा जाए, ऐसा कहा जाए कि अधिसूचना द्वारा किसी आयोग, किसी आयोग मतलब राज्य आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी आयोग या किसी बॉडी को राज्य आयोग की तरह कार्य करने के लिए, राज्य आयोग की तरह कार्य करने हेतु शक्ति दे सकती है। क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है कि राज्य आयोग का गठन ना हुआ हो, तब जो पहले से कोई दूसरा आयोग वहां पर काम कर रहा है राज्य में, या फिर और कोई बॉडी जो है काम कर रही है, तो उसको राज्य आयोग की तरह कार्य करने की शक्ति दे सकती है राज्य सरकार कोई अधिसूचना जारी करके, इस बाबत कोई अधिसूचना देकर। ये धारा 18 में जो है इसकी व्यवस्था है। धारा 19 में ये व्यवस्था दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो हैं एक कॉमन स्टेट कमीशन रख सकते हैं। 2 या अधिक राज्य संयुक्त राज्य आयोग रख सकते हैं, जॉइंट स्टेट कमीशन जो है रख सकते हैं। इसकी व्यवस्था जो है धारा 19 देता है। धारा 20, धारा 20 जो है एक हिसाब से ये आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियों के बारे में बताती है ये, कि आयोग की शक्तियां क्या होती है ये बताती है धारा 20। तो जांच के दौरान जो आयोग है, ध्यान देंगे, कोई भी शिकायत की अगर जांच हो रही है तो जांच के दौरान
आयोग जो है सिविल न्यायालय की तरह शक्तियां रखती है। सिविल न्यायालय की शक्तियां रखती है जांच के दौरान। सीपीसी 1908 के अनुसार ये है कि जांच के दौरान जो आयोग है वो सिविल न्यायालय की शक्ति रखती है। इसका मतलब सिविल न्यायालय जो भी काम करता है, किसी को समन देना, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना, जो साक्ष्य आदि हैं एफिडेविट के आधार पर उनकी जांच करना, किसी दूसरे कोर्ट या फिर ऑफिस से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाना, ये सारी शक्तियां जो है आयोग के पास होती है। यानी किसी व्यक्ति को समन करना, उसको हाजिर करवाना, ये जो शक्तियां होती है आयोग के पास। दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण, दस्तावेज मंगाने की शक्ति होती है उसके पास। साक्ष्य जो होते हैं, जो भी शपथ पत्रों के आधार पर उनकी जांच, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, एक तो जो है सबूतों को लेना शपथ पत्रों के आधार पर, शपथ पत्रों पर, और दूसरा उनकी जांच, साक्ष्यों की जांच करवाना। इसके अलावा किसी दूसरे न्यायालय या कार्यालय से दस्तावेज मंगवाना। ये सारे अधिकार जो हैं, जो एक सिविल न्यायालय को होता है, ये सारे अधिकार जो हैं, ये सारी शक्तियां जो है आयोग के पास होती हैं धारा 20 के द्वारा। जिस तरीके से सिविल न्यायालय जो है किसी केस को मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है, उसी प्रकार आयोग भी जो है अपने किसी केस को मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी को फॉरवर्ड कर सकती है। और ये वैसा ही माना जाएगा जैसा जो है सिविल न्यायालय वगैरह जो है दंडाधिकारी को ये मामले ट्रांसफर करती है, उसी तरीके का ये भी माना जाएगा। यानी आयोग की शक्तियों में एक ये भी है कि किसी मामले को वो चाहे तो दंडाधिकारी को, मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकता है। धारा 21, ये लगभग हम हर कमीशन आदि के बारे में देख रहे हैं कि कमीशन वगैरह में, आयोग वगैरह में अगर किसी प्रकार की त्रुटि उसके सदस्यों या फिर अध्यक्ष के चयन को लेकर हो सकती है, उनका जो इंटरनल सिस्टम है उसमें हो सकती है, तो ऐसी किसी भी त्रुटि के होने की वजह से जो भी आदेश आयोग देगा उसको अविधि मान्य यानी गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। ये हम हर आयोग में देख रहे हैं कि आयोग की सुनवाई केवल इसलिए अविधि मान्य नहीं होगी क्योंकि आयोग में अगर रिक्ति है, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य नहीं है, तो उसका फर्क नहीं पड़ना है, या अध्यक्ष सदस्य के चयन में त्रुटि है, इस प्रकार आयोग में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका उसके फैसलों में असर नहीं पड़ेगा जब तक कि ये फैसले जो है मेरिट के आधार पर किए गए हों। चलिए, ये तो हो गई अध्याय 7 की बात। अध्याय 8 में जो है उन बाध्यताओं के बारे में दी गई है जो केंद्र सरकार को है इस अधिनियम से संबंधित।
यानी खाद्य सुरक्षा के लिए जो भी ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के, वो दी गई हैं अध्याय 8 में। खाद्य सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार की बाध्यता, ऑब्लिगेशंस जो है दी गई हैं इसमें कि केंद्र सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा। धारा 22 में इसकी व्यवस्था है। तो खाद्यान्न चूंकि केंद्रीय पूल में है, सेंटर के पास, केंद्रीय पूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं परिभाषा में। केंद्रीय पूल में सरकार के पास जो है अलग अलग योजनाओं के लिए, आपातकाल आदि स्थिति के लिए खाद्यान्न जो है रखा हुआ है उसके गोदामों में। अब इन खाद्यान्नों को राज्य सरकारों तक पहुंचाना, उनका परिवहन, उनका उठाव आदि से संबंधित सहायता जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यानी राज्यों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न जो भी अपेक्षित मात्रा में राज्य जो अपेक्षा कर रहे हैं उनका आवंटन, ये जो है ऑब्लिगेशन है केंद्र सरकार की। फिर केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न का उपार्जन भी जो है उसको ऑब्लिगेशन है। केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्न का उपार्जन, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न रहेगा तब तो उसको बांट पाएगा, तो इसके लिए उपार्जन करना और आवंटन के लिए के परिवहन की व्यवस्था करना, यानी आवंटन का परिवहन। इसके अलावा इंटर स्टेट जो परिवहन होता है, यानी राज्य के बीच अंतरराज्यीय परिवहन, जो है खाद्यान्नों का क्या बोलते हैं, उठाया जाना, उठाई ढुलाई, इससे संबंधित कोई भी मार्जिन वगैरह होते हैं, मार्जिन मनी अगर दी जाती है, जैसे उचित मूल्य की दुकानों को मिलता है मार्जिन अपनी सेवाओं के बदले मार्जिन, तो इस आदि के व्यय में राज्य का सहयोग। ये जो है केंद्र सरकार की बाध्यता होती है, ये उसका जो है ऑब्लिगेशंस होता है। अगला हम देखेंगे धारा 23, उसमें राज्य सरकार की क्या बाध्यता है। अध्याय 9 धारा 23। अच्छा, धारा 23 जो है अध्याय 8 से संबंधित है। अध्याय 8 में जो हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसमें ये ऑब्लिगेशंस भी होता है कि केंद्रीय पूल के जो अनाज है उसको रखने के लिए, उसके भंडारण के लिए व्यवस्था करे, उसके लिए जो है सुविधा संपन्न, आधुनिक सुविधा संपन्न और वैज्ञानिक तरीके के जो संग्रहण स्थान हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज, उनकी व्यवस्था करे। अगर केंद्रीय पूल का जो खाद्यान्न है जो दिया जाना है राज्यों को, उसका आवंटन यदि केंद्र सरकार नहीं करती है तो उसके बदले में उसको भुगतान करना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था करता है धारा 23। यानी खाद्यान्न पूर्ति में अगर कमी हो तो उसके बदले फंड्स दे स्टेट्स को। धारा 23 अध्याय 8 का ही है। धारा 23 की खाद्यान्न आपूर्ति में असफल होने पर असफल रहने पर राज्यों को जो है फंड दे। केंद्र सरकार वही या तो खाद्यान्न दे, अगर खाद्यान्न नहीं दे सकते हैं तो फिर फंड्स दे। इसकी व्यवस्था जो है धारा 23 करता है। अध्याय 9 में हम देख रहे हैं कि राज्यों के ऑब्लिगेशंस, राज्य सरकार की जो भी बाध्यताएं हैं
और उसमें फिर हम देखते हैं धारा 24। धारा 24 केंद्र सरकार ने जारी कर दिया तो राज्यों को जो है उसको लेना है नहीं, वो जो बाध्यताएं हैं वो है राज्य सरकार की। तो एक तो जो है जो भी योजनाएं होती हैं, ध्यान देंगे, जो भी केंद्रीय या फिर राज्य योजनाएं होती हैं उसको लागू करवाने का, उसको क्रियान्वयन का, उनके एग्जीक्यूशन का जो जिम्मा होता है वो राज्य सरकार का होता है। तो सबसे पहले की योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ये तो इसके अलावा योजनाओं के लिए हो गया। दूसरा टीडीपीएस के तहत, टीपीडीएस के तहत, टीपीडीएस के तहत जो है क्या जिम्मेदारी होती है राज्य की कि केंद्रीय डिपो से खाद्यान्न का उठाव करे, वो खाद्यान्न का उठाव, और जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां तक डिलीवरी, उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने का कार्य, जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। हितग्राहियों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंच हो, इसकी तक पहुंच, ये सुनिश्चित करना जो है ये राज्य सरकार का दायित्व है। और अगर ऐसा सुनिश्चित राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो फिर अन्यथा हमने देखा कि फिर खाद्य सुरक्षा भत्ता देना पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा भत्ता दे होगा, या तो आप जो हितग्राही हैं उन तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा दो, नहीं पहुंचा सकते तो फिर भत्ता दीजिए, है ना। इसके अलावा संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था, ये जो है राज्य सरकार का दायित्व होगा। उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस देना भी जो है राज्य सरकार का दायित्व है। तो ये राज्य सरकार के दायित्व हैं, यानी ये जो है जिम्मेदारियां हैं ये राज्य सरकार की बाध्यताएं हैं। अब जो स्थानीय निकाय है, राज्य सरकार के नीचे भी स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत है ग्रामीण स्तर में, उनकी क्या बाध्यताएं हैं, तो वो दिया हुआ है धारा 25 में। धारा 25 ये व्यवस्था करता है कि धारा 25 योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो टीपीडीएस का जो क्रियान्वयन है इसको करवाने की जो जिम्मेदारी है वो स्थानीय निकाय की है। का क्रियान्वयन जो है स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। ग्रामीण स्तर में जो है ग्राम पंचायत, और अगर कोई निगम विगम वगैरह है तो उस स्तर पर उनकी जो स्थानीय निकाय है उनकी जिम्मेदारी है कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्रियान्वयन कराएं। और धारा 26 में ही इनकी बाध्यता भी दी गई है। धारा 26 में ही जो है स्थानीय निकायों की जो है की बाध्यता दी गई है, और उनकी बाध्यता यही है कि ये जो हैं जो भी योजनाएं हैं इनका क्रियान्वयन करवाएं। योजनाओं का
क्रियान्वयन जो है वो धारा 26 के अंतर्गत स्थानीय निकायों की बाध्यता है, कराना ही पड़ेगा मतलब उनको। तो ये जो स्थानीय निकाय हैं ये सब संबंधित है आपके अध्याय 10 से। अध्याय 11 जो है ये पारदर्शिता एवं जवाबदेही से संबंधित है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अध्याय 11 संबंधित है पारदर्शिता एवं जवाबदेही से। एक तो जो है ट्रांसपेरेंसी हो, दूसरा अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो। तो धारा 27 व्यवस्था करती है, फटाफट देखेंगे अब हम। धारा 27 व्यवस्था करती है कि टीपीडीएस के जो भी डेटा है, आंकड़े हैं, वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए, यानी लोग उसको एसेस कर सकें, देख सकें, जांच सकें। टीपीडीएस के आंकड़े या जो अभिलेख हैं, अभिलेख ये पब्लिक डोमेन में रखे जाएं। इसकी व्यवस्था करती है धारा 27 ताकि पारदर्शिता बने रहे। धारा 28 जो है ये व्यवस्था करती है सामाजिक संपरीक्षा की, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। सामाजिक संपरीक्षा क्या होती है? लोगों द्वारा संपरीक्षा यानी कि ऑडिट। अब ये जो है दो तरीके से हो सकती है कि स्थानीय निकायों को जो है राज्य सरकार जो है प्राधिकृत अधिकारी करे इसको, और या फिर केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार जो है स्वतंत्र निकाय द्वारा करवा सकती है। केंद्र सरकार स्वतंत्र किसी अभिकरण द्वारा भी करवा सकती है सामाजिक संपरीक्षा। धारा 28 में दी गई है सामाजिक संपरीक्षा से संबंधित। धारा 29 व्यवस्था करती है सतर्कता समितियों के गठन की, यानी विजिलेंस कमेटी। सतर्कता समितियों के गठन की व्यवस्था करती है धारा 29। तो ये जो सतर्कता समिति है इसका गठन होगा राज्य सरकार ने जो भी नियम विहित की होगी या करेंगे अधिसूचना में, उसके अनुसार सतर्कता समिति का गठन होगा। इसके कार्य क्या होंगे? सतर्कता समिति के जो कार्य होंगे, मॉनिटरिंग करेगी, विजिलेंस है, तो जो भी योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करना, ये जो है सतर्कता समिति के कार्य होंगे। जो भी कमी आदि दिखेंगी, कमियों की शिकायत जो है किससे करेंगे भाई? ये करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से। शिकायत करना, उस तक पहुंचाना जो है, ये निधियों के दुष्प्रयोग की भी हो सकती है, यानी अगर उनको लगता है कि इन योजनाओं में जो है फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे कुछ भी कमी यदि पाई जाती है तो इनकी शिकायत डीजीआरओ से करना जो है सतर्कता समिति का जो है कार्य होएगा। सतर्कता समिति का गठन जो है राज्य सरकार के नियमों के अनुसार हो सकेगा। ये सब दिया हुआ है। अच्छा, ये सब है हमारे अध्याय 11 पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अंतर्गत। अध्याय 12 में व्यवस्था है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की। अध्याय 12 खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा। तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ऐसी व्यवस्था करने के बारे में दिया हुआ है धारा 30 में, और धारा 30 ये उपबंध करती है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए जो भी दूरस्थ, दुर्गम
जो पहाड़ी प्रदेश हैं या फिर जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोगों तक जो है खाद्य सुरक्षा के जो भी योजनाएं हैं उनकी पहुंच बढ़ाई जाए। के लोगों को खाद्य सुरक्षा, यानी सभी लोगों को, दुर्गम इलाके पर भी जो लोग हैं, जो जनजातीय एरिया वगैरह हैं, पहाड़ी जो एरिया हैं, कटे छटे जो भी एरिया हैं, उन तक भी जो है खाद्य सुरक्षा का विस्तार किया जाए, ऐसी व्यवस्था दी गई है धारा 30 में। धारा 31 में ये प्रावधान किया गया है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास जो हैं केंद्र एवं राज्य सरकारें करेंगी, ऐसा धारा 31 में दिया हुआ है। उसके बाद है अध्याय 13। अध्याय 13 मिसलेनियस चीजों से संबंधित है, या जिसको हम प्रकीर्ण कहते हैं। मिसलेनियस अध्याय 13 के अंतर्गत जो है धारा 32 ये व्यवस्था करती है, धारा 32 ये व्यवस्था करती है कि इस अधिनियम के जो उपबंध हैं, इसके जो उपबंध हैं वो अन्य योजनाओं पर प्रभाव नहीं डालेंगे। इसका मतलब इससे संबंधित और कोई योजना जो है फूड सिक्योरिटी से संबंधित या खाद्यान्न पहुंचाने जैसी कोई और योजनाएं अगर चल रही होंगी तो उस पर जो है इस धारा के जो उपबंध हैं उनका प्रभाव नहीं होगा। ये है धारा 32 में। उसके बाद हम देखते हैं शास्तियां या फिर पेनल्टीज। शास्तियां, दंड या फिर पेनल्टीज, ये चालू होती है धारा 33 से। वन लाइनर देखेंगे, क्योंकि इसके जो भी आरोपी होंगे वो लोक सेवक होंगे, सिस्टम का ही कोई व्यक्ति होगा जो लोगों तक खाद्यान्न के पहुंच को रोकेगा जिस भी तरीके से। तो जो भी लोक सेवक या प्राधिकारी होंगे, इसमें दोषी लोक सेवक या भी जो भी प्राधिकारी होंगे जो इसमें दोषी होंगे, उनको पेनल्टी है 5,000 तक का, 5,000 तक पेनल्टी है इसके अंतर्गत शास्ति में। और धारा 34 ये व्यवस्था करता है कि आयोग जो है अपने किसी सदस्य को, आयोग किसी सदस्य को निर्णय हेतु प्राधिकृत कर सकती है। कर सकती है कि आयोग के बिहाफ में वो जो सदस्य है वो निर्णय ले, ऐसा प्राधिकृत किया जाना, ये जो है धारा 34 में दिया हुआ है। और धारा 35 में व्यवस्था दी गई है। धारा 34 में देखिए ये व्यवस्था दी है कि आयोग जो है अपने अधिकारों के एग्जीक्यूशन के लिए किसी सदस्य को प्राधिकृत कर सकती है। धारा 35 में व्यवस्था है कि केंद्र या फिर राज्य सरकार अपने शक्तियों के एग्जीक्यूशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए किसी प्राधिकारी को, किसी अधिकारी को जो है नियुक्त कर सकती है। यानी राज्य या केंद्र सरकार, राज्य अथवा केंद्र सरकार जो है इसके द्वारा जो भी एक्सरसाइजेबल है, एक्सरसाइजेबल जो भी शक्तियां हैं, उनके द्वारा की जाने वाली शक्तियां विधि बनाने को छोड़कर, कानून बनाने को छोड़कर, बनाने के अलावा जो शक्तियां हैं वो किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती हैं। यानी वो जो अधिकारी है
वो केंद्र या राज्य सरकार के बिहाफ में कार्य कर सकती हैं। ऐसी शक्तियों का जो प्रत्यायोजन है ये धारा 35 के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार जो है कर सकती हैं, और इसके लिए जो है उन्हें जारी करनी पड़ेगी, इस बाबत जो है अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकती हैं केंद्र या फिर राज्य सरकारें जो हैं। धारा 36 के अंतर्गत इस जो अधिनियम के उपबंध होंगे वो अध्यारोही प्रवाह रखेंगे, अध्यारोही प्रभाव रखेंगे। अध्यारोही प्रभाव, इसका मतलब समझते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग इफेक्ट रखेंगे। इसका मतलब कि इस धारा में अगर कोई उपबंध किसी दूसरे धारा के किसी उपबंध से अगर असंगत होता है, उससे कंट्रेरी होता है, तो भी जो है इस जो अधिनियम है उसके जो धाराएं हैं या जो उपबंध है वो अपना प्रभाव रखेंगे। इसको बोलते हैं अध्यारोही प्रभाव। उसके बाद धारा 37, धारा 37 में ये उपबंध है कि इस अधिनियम के तहत जो भी अनुसूची हैं उन अनुसूचियों में संशोधन संभव है। अनुसूची में संशोधन, और हम पहले भी देख चुके हैं पहले के भी अधिनियमों में कि अनुसूची में संशोधन के लिए जो है सिर्फ अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ता। यानी उस पूरे जो है अधिनियम में संशोधन नहीं करना पड़ता, अधिसूचना जारी करके जो है जो अनुसूची है उनमें संशोधन किया जा सकता है। धारा 38 में व्यवस्था है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार आदि को निर्देश दे सके। धारा 38 निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार को। धारा 39 में राज्य जो केंद्र सरकार है वो नियम बना सकती है। इस अधिनियम के बाबत कि नियम बनाने की शक्ति जो है धारा 39 में है। धारा 40 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति है इस अधिनियम के उपबंधों के तहत। यानी ये सब ऐसे नियमों की बात हो रही है जो इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम को फलीभूत करने के लिए जिन नियमों की जरूरत पड़ेगी इस अधिनियम के उपबंधों के तहत, उन नियमों को बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास है धारा 39 के अंतर्गत, और राज्य सरकार के पास है धारा 40 के तहत। धारा 41 ये व्यवस्था देता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी संस्थागत ढांचा बनाए गए हैं, यानी जैसे पीडीएस सिस्टम वगैरह बनाए हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो भी आयोग वगैरह बनाए गए हैं, या फिर जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, ये जो ढांचा बना हुआ है इसका उपयोग दूसरे योजनाओं के लिए भी किया जा सकता है। ये दी गई है, ये उपबंध है धारा 41 में कि इसके अंतर्गत जो संस्थागत तंत्र बना है इसका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु भी किया जा सकता है। ये व्यवस्था जो है धारा 41 में दी गई है। धारा 42, 43 ये सब कुछ खास मुझे लग नहीं रहे हैं बताने लायक, और ये दी गई है धारा 43 में, माफ कीजिएगा, धारा 43 में ये व्यवस्था है कि संस्थागत तंत्र का उपयोग जो है अन्य योजनाओं हेतु किया जा सकता है। और धारा 44 में बताई गई है अपरिहार्य घटना के बारे में। धारा 44 अपरिहार्य घटना, यानी किन कंडीशंस में जो है ये खाद्य सुरक्षा, वैसे तो इस अधिनियम के तहत सरकारों को खाद्य सुरक्षा देना बाध्यता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिन कंडीशंस में अगर
राज्य या केंद्र सरकारें ऐसा करने में असफल भी होती हैं तो उन्हें दायी नहीं माना जाएगा, उन्हें अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा। उन घटनाओं को हम कह रहे हैं अपरिहार्य घटना। उन घटनाओं में क्या शामिल है, जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति है, भूकंप या आगजनी हो जाती है, चक्रवात आदि से अगर नुकसान होते हैं तो इन कंडीशंस में अगर सरकारें जो है खाद्य सुरक्षा नहीं दे पाती तब उनको अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा। इनको कहा गया है अपरिहार्य घटनाएं। उसके अलावा जो है कुछ अनुसूचियां दी गई हैं इस अधिनियम में। इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आप वो अनुसूची चाहें तो देख सकते हैं। तो जैसे पोषण के जो मानक हैं वो अनुसूची भी जो है इसी अधिनियम में दी गई है। इसके अलावा जो आवश्यक पदार्थ हैं या जिन पर सब्सिडाइज प्राइस जिन पर है, जिन चीज़ों पर उनकी जो है उनको दिया गया है अनुसूची 1 में, वो सब आप वहाँ से देख लेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करें।